तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी तैयारी एकदम निरंतर मजबूत और पुख्ता चल रही होगी। दोस्तों, ये यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है। आज हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट नंबर 2 की क्लास होनी थी, लेकिन जैसा कि आज हमने सुबह क्लास की है, वो हिंदी कहानी वाली क्लास थी। उसने कहा था, जिसमें कि एक सिपाही की, एक फौजी की निस्वार्थ निश्चल प्रेम की कथा थी। उससे प्रभावित होकर मैंने सोचा कि इसमें आपके सिलेबस में जो दूसरी क्लास, दूसरी कहानी ऐसी लगी हुई है जो कि उससे मिलती जुलती है। इस कहानी में भी एक फौजी की निश्चल, निस्वार्थ और आत्मीय प्रेम की कथा है, जो कि अधूरी प्रेम कहानी है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज यही कहानी कर ली जाए। हिंदी साहित्य का इतिहास वाली क्लास जो है वो कल शाम को 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आइए, आज की क्लास हिंदी साहित्य का इतिहास ना करके हम हिंदी कहानी वाली कर लेते हैं। यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी, कोसी का घटवार आपके सिलेबस में लगी हुई है। इसका आज हम समग्र विवेचन करने वाले हैं, जिसमें कि हम इस कहानी के बारे में सब कुछ जानेंगे। सारे प्रमुख तथ्य, इनका प्रकाशन, इसके पीछे की कहानी और पूरी कहानी का पाठन करेंगे। और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सब हम यही करने वाले हैं। आज इस एक ही क्लास में इस कहानी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, आज की क्लास, कोसी का घटवार। तो दोस्तों, कोसी का घटवार जो है ये 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आशा करता हूं कि आप लोग कागज कलम अपनी कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। कोसी का घटवार जो है ये 1957 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए दोस्तों, 1957 में तो ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है और 1958 में ये पुस्तक के रूप में हैदराबाद से प्रकाशित हुई थी। तो अगर इस प्रकार पूछा जाए कि प्रथम प्रकाशन कब हुआ, तो 1957 में कल्पना पत्रिका में। या फिर इस प्रकार प्रश्न आए कि कोसी का घटवार का प्रकाशन वर्ष क्या है, उसमें 1957 और 1958 दोनों नहीं दिए होंगे ऑप्शन। एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें से 57 है या 58 है, वो आप लोगों को करके आना है। अगर स्पेशली पुस्तक के रूप में पूछा जाता है तो 1958 करके आना है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ये कहानी जो है ये शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी है और उनके कहानी संग्रह कोसी का घटवार से ली गई है। शेखर जोशी कौन थे? नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार थे। यह भी पूछा जा सकता है कि शेखर जोशी जो है वो किस आंदोलन से संबंध रखते हैं, तो वो नई कहानी आंदोलन से संबंधित कथाकार हैं। कोसी का घटवार इनकी इतनी लोकप्रिय कहानी थी कि इस पर एक फिल्म भी बनी है। ठीक है दोस्तों, कोसी का घटवार कहानी जो है ये पहाड़ी परिवेश की कहानी है। कौन से परिवेश की कहानी है? पहाड़ी परिवेश की ये कहानी है और इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है। और ये देखिए, एक आलोचक ने ये लिखा भी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोसी का घटवार जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष माना जाता है। कई आलोचकों ने इसको, कोसी का घटवार कहानी को उसने कहा था कहानी, जो कि हम आज सुबह ही किए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जिसमें भी एक निस्वार्थ निश्चल आत्मीय प्रेम की जो कथा थी उसी की झलक इसमें दिखाई देती है। लेखक जोशी जी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनकी नई कहानियों में यथार्थ की झलक दिखाई देती है और ये कहानी भी उसने कहा था की तरह फ्लैशबैक शैली पर आधारित है। और इसकी अगर कोई और शैली पूछी जाए तो ये मनोविश्लेषणात्मक शैली में रचित कहानी है। मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है दोस्तों, अगर फ्लैशबैक नहीं आता है ऑप्शन में तो मनोविश्लेषणात्मक कहानी है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिए।
ये एक फ्लैशबैक शैली में रचित मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। आगे देख लेते हैं घटवार का अर्थ क्या होता है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की। पंचक्की यानी पानी से चलने वाली एक चक्की जिसमें पीसना पिसाया जाता है, जिसमें अनाज पीसा जाता है, दालें पीसी जाती हैं, इस प्रकार की एक चक्की होती है, उसे घटवार कहा जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। आजकल यूजीसी नेट जेआरएफ का पैटर्न जो है प्रश्न पूछने का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब की बार ये आपने देखा होगा इस कहानी से एक प्रश्न आया था और वो किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। खिच्चिर खिच्चिर आवाज जो इसमें कहानी में बताई गई है वो खिच्चिर खिच्चिर आवाज किसकी है, इस प्रकार का प्रश्न इस बार पूछा गया था। तो कहानी को पूरा पढ़ना है, छोटे से छोटे पॉइंट को हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इसी प्रकार से प्रश्न बना रहे हैं। मेन बातों को छोड़कर जो गौण चीजें हैं, जो गौण बातें बताई गई हैं कहानी में हैं, उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, एक एक पॉइंट को याद रखना है। आगे देख लेते हैं शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार के पात्र कौन कौन हैं। वैसे तो इसमें 12 पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र इसमें 2 ही हैं, नायक और नायिका। गुसाई जो कि एक एक्स फौजी है और दूसरा है लक्ष्मा जिससे वह कभी प्रेम किया करता था। जिस प्रकार उसने कहा था कहानी 25 साल के फ्लैशबैक में जाती है, इसी प्रकार ये कहानी जो है 15 वर्ष के फ्लैशबैक में जाती है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, अगर चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसमें 15 वर्षों का फ्लैशबैक है, जिस प्रकार उसमें 25 वर्षों का फ्लैशबैक था, इसमें 15 वर्षों का फ्लैशबैक है दोस्तों। फ्लैशबैक शैली में रचित है। फ्लैशबैक यानी उसको अपने जीवन की पुरानी कथाएं, पुरानी कहानी याद आती है नायक को या फिर नायिका को। यह कहानी 1958 में हैदराबाद से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रेम की व्यथा, समाज के परिदृश्य और जीवन की परिचायक दिखाई देती है। यह कहानी प्रेम के बहाने युद्ध और पहाड़ के ऐतिहासिक संबंध को दर्शाती है। जैसा कि पहाड़ी अंचल की ये कहानी है और एक फौजी से संबंधित है, तो इसमें युद्ध और पहाड़ का अंचल दोनों को संबंधित करके दर्शाया गया है। कहानी की भाषा कोसी नदी की धार की तरह सहज है। तो कहानी की भाषा कैसी है दोस्तों? बहुत ही सहज भाषा में लिखी गई है ये कहानी। कहानी में आडंबरहीन कथ्य और हल्के फुल्के तरीके से अर्थ संप्रेषणीयता है, यानी कि इसमें जो है बहुत ज्यादा अलंकारिक भाषा का कोई प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, ज्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। शेखर जोशी की कुछ और प्रगतिशील कहानियां कौन कौन सी हैं? दाजू, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, डागरी वाला, बच्चे का सपना, आदमी का डर, एक पेड़ की याद, प्रतिनिधि कहानियां, ये जो हैं शेखर जोशी की मोस्ट इंपोर्टेंट कहानियों के नाम हैं। तो आइए अब कहानी शुरू कर देते हैं। कोसी का घटवार शेखर जोशी द्वारा रचित ये कहानी है। शुरू के जो कथन है, कहानी जहां से शुरू होती है वो पंक्ति आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न भी आता है कि कौन सी रचना से ये पंक्तियां ली गई हैं। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार खप्पर को झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। तो खस खस की ध्वनि किसकी थी? चक्की के पाट की थी, ऊपर वाले पाट की थी। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था, खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला।
सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं है। यानी कि गर्मियों का दिन है। ये नोट कर लीजिए कौन सा महीना था, जेठ का महीना था। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट। गुसाई जो है वो नायक का नाम है जो कि पंचक्की चलाता है। पर इसकी भी चाल ऐसे ही लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछिर छिछिर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। ये प्रश्न अब की बार यूजीसी नेट वाला सेकंड शिफ्ट में शायद पूछा गया है। छिछिर छिछिर किसकी आवाज थी? तो ये मथानी की आवाज थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इस मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहां सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट के घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी के गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। यानी कि गर्मी के दिनों में पानी की महत्ता को दर्शाया गया है। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट के गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों की वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, वह उठकर बाहर आया। पूरे रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, है हो, यहां लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। यानी उमेद सिंह का भी जिक्र हुआ है। अगर पात्र पूछा जाएगा तो उमेद सिंह का नाम भी देकर पूछ सकता है कि किस कहानी का पात्र है। तो उमेद सिंह का नाम आया है, यहां पर नोट कर लीजिए। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे, पूछ रहा है वो। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया। यानी कि मना कर दिया उसने हाथ हिलाकर। यहां जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। क्या पीता है वो? चिलम पीता है। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। खसर खसर किसकी आवाज थी? चक्की के पाट की। ये सब जो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं ये आजकल पूछे जा रहे हैं, इनको नोट करते हुए चलिए। किट 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 किट, एक और ध्वनि का नाम आया है, किट 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 किट। ये ध्वनि किसकी थी? चिड़िया। खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी, तो ये चिड़िया की ध्वनि थी, इसे भी नोट कर लीजिए। छिछिर छिछिर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं।
सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर। टच पड़े का क्या अर्थ है कि घट के अंदर जो है वो पिसान बहुत ज्यादा रखे हुए थे, उसे देखकर वो वैसे ही डिमोरलाइज हो जाता और सोचता कि बहुत देर में नंबर आएगा। वो फिर वहां से फिर ऊपर वाली चक्की पे जाता ही। 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। वो सोचता है कि वो आदमी आता तो 2-4 मिनट कोई बात तो कर लेता, आसपास कोई है ही नहीं बात करने वाला। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर का साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है वही। उसके घर में कोई नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, इसीलिए वो बहुत अकेला फील करता है अपने आप को। जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट की मोड़ को गुसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। कौन से कोने पर उभरी थी दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बाएं कोने पर। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला। कैसे? पैंट की बदौलत वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो फौजी पैंट है, वो फौज में भर्ती हो गया था। आगे देखते हैं किस लिए नहीं मिला था। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। कौन? हवलदार धर्म सिंह। नोट कर लीजिए, एक और पात्र का नाम है। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध है। उस बार की छुट्टियों की बात। अब फ्लैशबैक में वो चला जाता है। किस महीने में छुट्टी आया था वो? कौन महीना? हाँ, बैसाख का ही था। तो नोट कर लीजिए, गुसाई बैसाख के महीने में छुट्टी आया था। सर पर क्रॉस खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी। टोपी का रंग काला था और किश्ती नुमा वो टोपी थी। उसके सर पर क्रॉस खुखरी लगी हुई थी, यानी कि वो गोरखा रेजिमेंट में था। फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठस्सा ठस। बिस्तर की नई एकदम साफ। यहां पर गोठ शब्द आया है एक। चाचा का गोठ क्या है? बैठक जिसको बोलते हैं, बाहर का कमरा जहां पर लोग मिलने जुलने के लिए आते हैं, वो गोठ होता है। इसे नोट कर लीजिए। जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों के बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस की कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। यहां पर हमारी नायिका अवतरित हो रही है। वो किसके बहाने आई थी? भैंस की कटिया खोजने के बहाने। इसे नोट कर लीजिए, किस लिए आई थी वो। पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। प्रधान कौन था? नरसिंह प्रधान। एक और गौण पात्र का नाम आया है, नोट कर लीजिए। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है।
दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों के काकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल में चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते हुए गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बांह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी। यहाँ पर क्या है, लक्ष्मा की गरीबी को भी दर्शाया गया है, जहां पर वह कह रही है कि इस पैंट को यहीं छोड़ जाना, इस पैंट से उसके कुर्ती की बांह सील जाएगी। तो ये वाला कथन नोट कर लीजिए कि ये कथन किसने कहा है, पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे मान के चलिए। पुरानी बात। क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता? तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुआ, या कुछ ऐसी ही। वह सुआ कहकर उसे संबोधित करता है, लक्ष्मा को सुआ कहकर संबोधित कर रहा है। पर लक्ष्मा की मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, यानी कि उसकी शादी जो है वो रमुआ से हो गई थी। लक्ष्मा की शादी किससे हुई थी? रमुआ से। तो एक और पात्र का नाम आया है, इसका नाम राम सिंह हो सकता है। रमुआ कहकर उसको संबोधित किया है, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था। उसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वालों को छोकरी कैसे दे दे, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। ये कथन किसका है? लक्ष्मा के बाप का कथन है। उसका मन जानने के लिए गोसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की ठंडी, इसे नोट कर लीजिए, मार्गशीर्ष का महीना मंगसिर कहते हैं मार्गशीर्ष के महीने को, जो कि बहुत ठंड वाला महीना होता है। उदास शाम को गोसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह आए थे, ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, क्या हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। उस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार। किससे शादी हुई है? राम सिंह से शादी हुई है लक्ष्मा की। जो रमुआ कहकर यहां पर संबोधित किया गया था, उसका नाम राम सिंह है। तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। उस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक ही है। लक्ष्मा ऐसा ही कुछ नाम है। तो लक्ष्मा की शादी की बात कौन बताता है गुसाई को आकर? किशन सिंह, सिपाही किशन सिंह बताता है। अलग से नोट कर लीजिए इसको, ये पूछा जा सकता है। लक्ष्मा की शादी की खबर कौन देता है? किशन सिंह, सिपाही किशन सिंह। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैक पीने वाले गुसाई ने उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। पेशी किस लिए हुई थी? मलेरिया प्रिकॉशन ना लेने के अपराध में उसकी पेशी हुई थी। नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। किसके सामने हुई थी? एडजुटेंट के सामने पेशी हुई थी। ये एक अफसर होता है फौज में। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगना थज्जू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया था, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी वह यह नहीं जानता।
लड़कपन के संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वो बहुत शर्मीला था। अभी भी वो लक्ष्मा के बारे में पूछने पर, अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं, अब वो किसी से उसके बारे में पूछेगा तो तरह तरह की कहानियां बनाई जाएंगी। यहाँ पर पहाड़ का अंचल दिखाया गया है, तो इसमें पहाड़ के अंचल में ये भी दर्शाया गया है कि वहां के जो लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो नौकरी के लिए मैदानों में उन्हें जाना पड़ता है। उनके पास वहां पर नौकरी का कोई साधन नहीं होता है, ये भी इसमें दर्शाया गया है दोस्तों। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी रिटायरमेंट ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। 15 साल तक वो उसने नौकरी की थी और नायक था वो, नायक गुसाई सिंह। पिछले बैसाख में ही वह घर लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। रिजर्व में आने पर का क्या मतलब है कि 15 साल के बाद आप वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद भी आपको 2 साल के लिए एज ए रिजर्व फौज में रखा जाता है। कोई प्राकृतिक आपदा आने पर या फिर युद्ध छेड़ने पर उन लोगों को वापस फौज में बुलाया जाता है। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर कोई अन्य नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। किस पेड़ की छाया थी दोस्तों? मिहल नाम आया है पेड़ का, नोट कर लीजिएगा। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। किस लिए टूटा? सामने पहाड़ी के बीच पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी की आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे? वो मन से बहुत अच्छा आदमी है और वो उसे वहीं से लौटा देना चाहता है ताकि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने का उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिछिर छिछिर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। ये किसने पूछा है दोस्तों? ये लक्ष्मा का कथन है, नोट कर लीजिए। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान की थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति से गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था।
जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न पर गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहां पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट के बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने के लिए बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने के लिए उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी तो उसका मुंह बंद कर रही थी। जो वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि एक चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गोसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गोसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छांव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। गुसाई कैसे बैठा हुआ था? घट की ओर पीठ किए हुए मिहल पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाडिम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने के लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चली गई। कहां चली गई वो? दाडिम का पेड़। दाडिम यानी अनार के पेड़ के पास। नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि वो कौन से पेड़ की तरफ गई थी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम किया है तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में पूछा जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाडिम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने शंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने साथ से केवल 4 कदम दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। अब वह पहचान पाई है कि ये गुसाई है। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो
कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन में टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। उसने मुंह से जवाब नहीं दिया, उसने आंखों को नीचे ही टिका कर रखा, धरती की ओर गड़ा कर रखा और सिर हिला दिया। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सींग लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके में ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देख रहा था, अर्थात वह रो रही थी। वह यह नहीं सूझ रहा था उसे कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। 15 वर्ष बाद मिले हैं और अचानक से इस प्रकार मिले हैं। बातचीत करने का कुछ पता नहीं है, क्या बातचीत की जाए आपस में। वह रोने लगी तो उसके पास कोई शब्द नहीं मिल रहे थे कि किन शब्दों से वह उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ, चरेऊ क्या है? सुहाग चिन्ह है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मान के चलिएगा, नोट कर लीजिए, आ सकता है। चरेऊ का क्या अर्थ है? चरेऊ नहीं था, हतप्रभ था गुसाई, उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहां मां की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। अर्थात उसके साथ जिसकी शादी हुई थी राम सिंह, वो उसके साथ में नहीं है और वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर अपने माँ के पास रहने लगी है, क्योंकि उसके जेठ जेठानी उसे तंग कर रहे थे और उसके पास केवल एक लड़का है। यहां काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढोकर अपना गुजारा कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूति दृष्टि से उसे देखता रह गया। दाड़िम के वृक्ष के पीछे पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालियों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। क्या समय हो गया था जब वो बात कर रहे थे? 2 बजने वाले थे। उसने कहा, उधर धूप लग रही है तो इधर छांव में आ जा। कहता हुआ गुसाई एक जमाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा,
लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गोसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भरकर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। किस तरह के वो बर्तन लेकर आया था दोस्तों, नोट कर लीजिए। पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन थे, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। पहाड़ों में दुकानें भी बहुत दूरी दूरी पर हमें मिलती हैं दोस्तों। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा। लक्ष्मा का बच्चे की क्या अवस्था है, क्या एज है उसकी? 6-7 साल। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न हो सकता है। 6-7 वर्ष का लड़का है लक्ष्मा का। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो सकता है। लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ था। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहां भी पहुंच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर मां से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझला कर लक्ष्मा उसे झिड़क दिया, चुप रहे, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। ये कथन नोट कर लीजिए, ये कथन लक्ष्मा का है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई ने फिर उसी बंजर घट में गया। वो एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक एल्यूमिनियम मेस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। तो उसने किस किस में चाय डाली थी? एक गिलास में, एक एनिमल के मग में और एक एल्यूमिनियम के मेस्टिन में। मेस्टिन क्या होता है दोस्तों? एक धातु का नाम है जो कि बर्तन बनाने के काम आता है। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना नह कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गोसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। उसे तो चक्की के पाट की चिड़ियों का स्वर जो है वही संगीत जैसा लगता था, लेकिन आज जब उसने लक्ष्मा के हाथों में पहनी हुई चांदी की चूड़ियों की टकराहट की आवाज सुनी, तब उसे लगा कि वो स्वर तो कितना बेसुरा था। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा।
वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। क्या कहती है लक्ष्मा? चाय के साथ अगर आपको रोटी खानी है तो खा लो, नहीं तो फिर क्या है, ठंडी हो जाएगी और चाय रोटी फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। यहां पर स्पष्ट करता है हमारा नायक गुसाई कि मैं तो अपने टाइम पर ही खाऊंगा, ये तो बच्चे के लिए मैंने बनाई है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। ये देखिए दोस्तों, अनधिकार है, अनाधिकार हम लिखते हैं। अनाधिकार जो हम लिखते हैं वो अशुद्ध होता है। अनाधिकार हम कई बार लिखते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, कई जगह अनाधिकार लिखा मिलता है और हम भी लिखते हैं, ये अशुद्ध है। अनधिकार होता है शुद्ध। नैना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी। हैं? यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? जब वो बच्चा लक्ष्मा से बातें कर रहा था, वो सोच रहा था कि उसने गुसाई से नजरें बचा ली हैं, गुसाई नहीं सुन रहा है, वो उसको भूख के लिए ही कह रहा था कि माँ मुझे भूख लगी है, और ये बात पहचान ली थी हमारे नायक गुसाई ने, इसलिए उसने उसी के लिए रोटियां बनवाई थी। बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मा ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने का क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी मां की ओर देखता। इस प्रकार का जो प्रक्रम है, ये जब हम छोटे थे, हम बचपन में थे, सबके साथ शायद हो चुका होगा। जब हम किसी के घर जाते हैं, वो कुछ खाने की चीज ऑफर करते हैं, तो हम सोचते हैं कि घर जाकर माँ हमें डांटे ना कि कोई कुछ देता है तो तुम ऐसे ही ले लेते हो। तो माँ की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों का इशारा समझते हैं कि वो क्या कह रही है आंखों ही आंखों में, मुझे ये चीज लेनी है या नहीं लेनी है। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। क्या दिया था उसने रोटी के साथ में? गुड़ दिया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत की हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आध रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ये वाला कथन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये गुसाई का कथन है, बच्चे के बारे में वह कह रहा है। ऐसी ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब में से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है,
परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। ये नोट कर लीजिए, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन गुसाई ने लक्ष्मा से कहा है। कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन भी है हमारे नायक गुसाई का। पर गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह है, जितना डालो कम हो जाएगा। ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट क्या है, घट के खप्पर की तरह है। ये नायिका लक्ष्मा का कथन है। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया। ये है निस्वार्थ निश्चल प्रेम कि उसने उससे आंखें बचाकर, लक्ष्मा से आंखें बचाकर उसका खुद का जो आटे का टीन का डिब्बा था उसमें से 2-2.5 सेर आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया। ये है उसके प्रेम की निस्वार्थता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम जो इसमें दर्शाया गया है। और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी की ओर घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटे हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई ने चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचे रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतीहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं था। सब सुनसान, सब निस्तब्ध। अब फिर उसका जीवन वैसे ही अकेला नीरस हो गया था। तो दोस्तों, हमने आज ये कहानी पढ़ी है कोसी का घटवार। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, शेखर जोशी जी द्वारा रचित ये कहानी। इसमें से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आप लोगों को सब करवा दिए हैं। इससे बाहर इसमें से कुछ नहीं आने वाला है। इसे 2-3 बार जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं अगर आप लोगों ने लिखे हैं
तो उन्हें 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये कहानी आपकी पक्की हो जाएगी। इसमें से एक प्रश्न अवश्य आना ही आना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्लासेस को पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिले। नहीं तो आधी जानकारी लेकर कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास की होने वाली है। 28 अक्टूबर 2024 को शाम को 6 बजे वो क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।